उस चैनल का एक बेवकूफ सा एडिटर इन चीफ है, क्या नाम है उसका, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या प्लान रखा है? ये डिबेट आज से क्यों नहीं हो रही मीडिया में? नहीं करनी ना, नहीं करनी। पाकिस्तान पे डिबेट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं द लोक नीति। और आज बात करेंगे 3 खबरों के बारे में। मेरे साथ हैं आदित्य सिंह और आज की सबसे पहली खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। दोस्तों, मध्य प्रदेश भले ही एक गरीब राज्य हो और मध्य प्रदेश के पास भले ही कम संसाधन हो, कम वित्तीय संसाधन हो, लेकिन एक चीज़ है जिसमें मध्य प्रदेश देश के तमाम राज्यों को पीछे करता है। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बढ़ती हुई महंगाई और उसके अंदर शामिल हो चुकी है प्याज और पेट्रोल। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बन गया है जो सबसे महंगी प्याज और सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल देने के लिस्ट में नंबर 1 पर है। सरकारें अपनी पीठ थपथपा सकती हैं और थपथपाए भी क्यों ना, आखिर सैकड़ा पार कर चुकी इन चीज़ों को अपने अंदर शामिल करने के लिए सरकारों का भी एक खासा लंबा परिश्रम रहा होगा, जिसका फल आज हम मार्केट में क्राइसिस के तौर पर देख रहे हैं। बहरहाल कोई इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो गए थे, सरकार बनाई जा रही थी और आज उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम 150 रुपए की प्याज खरीद लेंगे। आदित्य जी से जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि बिचौलिए क्या होते हैं, कालाबाजारी क्या होती है और किस तरीके से ये पूरा मार्केट जो है सेट किया जाता है? सब कुछ आकर के वहीं रुक जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जी, शक्तियों का केंद्रीकरण। मैं बार बार इस शब्द का जिक्र इसलिए करता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या, प्रमुख समस्या है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देश में शक्तियाँ किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की शक्तियों का आकलन आप किस किस आधार पर करेंगे? वित्तीय शक्ति, मसल पावर एंड मनी पावर, 2 मुख्य रूप से शक्तियाँ होती हैं। तो उसमें जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास पैसा है, जिसको हम इकोनॉमिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, चूंकि हमारी बातचीत की भाषा होती है तो उसमें मैं नहीं जाता, तो इसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। आपके पास विवेक जी पूंजी है और आपके टच में इस इलाके के मंदसौर के और तमाम क्षेत्र के जहाँ पर प्याज पैदा होती है, नागपुर के ऐसे किसान हैं जिनको आप बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जिनको आप जानते हैं। नहीं, वो किसान नहीं, मतलब वो व्यापारी हो गए, बड़े व्यापारी। हम आपको जो बता रहे हैं, किसानों को आप जानते हैं। आपके पास पैसा है, आप ही मान लीजिए आप ही व्यापारी हैं, ठीक है, आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं। आप गए, प्याज पैदा हुई, प्याज को खरीद लिए। चूंकि प्याज पैदा हुई है, नागपुर में प्याज की कीमत 10 रुपए किलो से भी कम होती है। पिछले साल नागपुर में प्याज 10 रुपए किलो से भी कम बिकी। 30 रुपए में एक बोरा प्याज लेते हैं लोग नागपुर में, जहाँ जो सबसे ज़्यादा प्याज देता है। तो वहाँ पर चूंकि प्याज पैदा होती है तो सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी से उस चीज़ की मांग वहाँ पर नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ सस्ती बिक रही है। और जिनके पास पैसा है वो 10-10 रुपए किलो चीज़ों को खरीद लिए। खरीद लेने के बाद वो कोल्ड स्टोरेज में उसको डंप कर दिए। अब उस चीज़ की क्राइसिस जब शहर में आना शुरू हुई, जहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं है, वो वेट करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, पूंजी लगाने का उनके पास समय है। जिनके पास पैसा है उनके पास इन्वेस्टमेंट का टाइम मिलता है। उन्होंने क्या किया, उसको कोल्ड स्टोर में रख लिया। और जब उसकी क्राइसिस मारामारी शुरू हुई शहरों में, तो उसको धीरे धीरे स्लोली मार्केट में उसको डिस्पैच करना शुरू कर दिया। किसके थ्रू? किसी एक आदमी के थ्रू, किसी एक स्टेक होल्डर के थ्रू, किसी एक व्यापारी के थ्रू आपने उसको होलसेलर के पास लाया। अब वो मार्केट में आकर 200 रुपए किलो बिक रही है। खरीद कितने में रहो? 10 रुपए किलो। बीज कितने में रहो? 200 रुपए किलो। बीच में कौन काम कर रहा है? ये बीच में जो काम कर रहा है, जो प्रोसेस है, इसको बिचौलिया कहते हैं। और इस कर्म को, जो कर्म किया जा रहा है, उसको कालाबाजारी कहते हैं। अब बताता हूँ, कालाबाजारी को रोकने का पहला काम कलेक्टर का होता है। कलेक्टर के क्षेत्र में, जिले में चल रहे जितने भी कोल्ड स्टोरेज उसके बाकायदा लाइसेंस जारी होते हैं। जितने लोगों के गुड्स, जितने लोगों के प्रोडक्ट उसमें सेव किए जाते हैं, बचा के प्रिजर्व करके रखे जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, उनके पर्ची जारी होती है कि विवेक जी आपने 5 क्विंटल आलू जमा कराया, 5 क्विंटल प्याज जमा कराया, ये लीजिए आपकी पर्ची। और आप पर्ची लेके चले आते हैं। जब उसकी आपको आवश्यकता है, आप उसको गए लेने के लिए, पर्ची दिखाए ले आए। तो हर वेयर हाउस की, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, उस कोल्ड स्टोरेज की एक क्षमता होती है, उसका लाइसेंस जारी होता है कि आप इतना टन चीज़ों को आप रख सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। अब उतने टन से ज़्यादा चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, किसानों का ले रहे हैं, छोटे लोगों का नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा चार्ज पे वेयर हाउस वाले किसका ले रहे हैं, या कोल्ड स्टोरेज के मालिक ही ऐसा करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया कि रख लिया। तो क्या इस जो कलेक्टर है इस चीज़ की जांच कर रहा है कि जो उनके क्षेत्र में, उनके ज़िले में जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, जितने भी गोडाउंस हैं, क्या वो सही तरह से प्रणालियों को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो नियमों को फॉलो कर रहे हैं? कितने दिन के लिए रख रहे हैं और किसका माल रख रहे हैं? उसकी बिलिंग कहाँ है और कहाँ उसको बेच रहे हैं? अगर बेच रहे हैं तो उसका जीएसटी बिल कहाँ है?
तो ये सारे क्वेश्चंस कौन तय करेगा? ये प्रशासन का काम है। तो मेरे क्या कहने का मतलब ये है कि जो कालाबाजारी आप देख रहे हैं इसमें प्रशासन की मिलीभगत स्पष्ट तौर पे होती है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। अब जब प्रशासन मिला है तो मंत्री क्यों चुप रहेगा? उसको भी हिस्सा चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिनके आफ्टर ऑल वेयर हाउस हैं किसके भाई? वेयर हाउस तो जो सरकार के जो अंग रहते हैं, जो नेताओं के बड़े बड़े जो है उनके रिश्तेदार रहते हैं, आफ्टर ऑल वेयर हाउस उन्हीं के तो रहते हैं। तो इस कनेक्टिविटी को समझ और अगर इसमें भी संशय है तो मैं तो कहूंगा वेयर हाउस की लिस्ट निकाल ली जाए मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की, और ये देखा जाए, ये जांचा जाए कि भाई वेयर हाउस सबसे ज्यादा है किसके। नाम भले ही ना लिखा हो लेकिन अंतर सब कुछ साफ कह देता है कि भैया फला के घर के हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपके पास पैसा है, ये आपका भी शब्द आ गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। आपकी सत्ता, आपका प्रशासन, आप खरीद रहे हो माल, आप उसको जमा कर रहे हो, आप उसको महंगे, मतलब हर जगह कौन किसकी खिंचाई हो रही है? मिडिल क्लास फैमिली जो किसानी करता है गाँव में, उसकी खिंचाई वहाँ हो रही है। आप 10 रुपए किलो खरीद रहे हो, उसके बेचारे की लागत नहीं आ रही है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इससे उनको प्रॉपर पैसा बट रहा है, फिक्स है सबका। तो इस बात पे क्रिटिसाइज खुल के क्यों नहीं किया जा रहा? इस बात की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरा एक इलाका है, और आज जो है रामविलास पासवान जी ने ये भी कहा है कि दिसंबर तक प्याज के दामों में वृद्धि ही होगी, घटोत्तरी नहीं होगी। नहीं तो वो किस आधार पे कह रहे हैं इस बात को? ये प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है, और प्रोडक्शन इतना भी कम नहीं हुआ विवेक जी, मतलब घटेगी तो नहीं। भले ही उन्होंने वृद्धि शब्द नहीं कहा हो, लेकिन ये भी कहा है कि घटेगी नहीं, यानी जितना है उतना ही रहेगी। प्याज की प्रोडक्शन ये पहले भी कह चुके हैं। वजह से प्याज का प्रोडक्शन, खास करके बाउल ऑफ अनियन जो बोला जाता है नागपुर के क्षेत्र में, महाराष्ट्र का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर मराठवाड़ा बोलते हैं ना इसको, इस क्षेत्र को जहाँ से नितिन गडकरी, हाँ, तो यहाँ पर जहाँ ज़्यादा प्याज पैदा होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ बारिश की वजह से अनियमित। तो उनको, वो तो किसान परेशान है इनकी सरकार बनने में, अभी तक इनकी सरकार नहीं बनी है, उनको बेचारों को कोई मुआवजा नहीं, अभी शपथ हो रहा है महीने भर बाद, तो वो तो परेशानी है। प्लस इतना भी प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि किसानी में जब अरुण जेटली ने पहला अपना वित्त बजट पेश किया था 2014 में चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने अपने अरुण जेटली ने, तो उन्होंने अपने वित्त बजट में 2-3 चीज़ों का प्रावधान रखा था। वो प्रावधान होगा कि सरकारी क्रय केंद्र होंगे। जब सरकार किसानों से माल खरीदेगी तो सरकार को पता है कि इस माल की कमी कहाँ है, वो उसको बेचना कहाँ है। उसके पास रिसर्च रहते हैं, डेटा रहते हैं कि प्याज का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। सप्लाई डिमांड के उनके पास पूरे आंकड़े होते हैं कि कहाँ उसकी मांग ज़्यादा है और कहाँ उसकी मांग कम है। तो सरकारी केंद्र खुल गए, सरकारी क्रय केंद्र नहीं खुले ना, जितने बजट में प्रावधान थे उतने भी नहीं खुले, पैसे ही नहीं खर्च कर पाई सरकार। 2014 के बजट की बात कर रहे हैं, उसके प्रावधान भी अभी तक 19 में पारित नहीं हुए, पैसा ही नहीं खर्च कर पाए सरकार 5 साल में। हाँ, 5 साल नहीं, 6 साल में, 6 साल में ये स्थिति है। लेकिन हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, इसको समझिए। आंकड़े पे बात करिए तो लोग यहाँ पर खड़े होकर के टीवी के एंकर जो है ना, आंकड़े पे बात करिए तो दरवाजा पीछे दरवाजे से भागेंगे। कल आपने एक बहुत अच्छी खबर चलाई थी जिसमें विदिशा की जो महिलाएं थी उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ था उसको लेकर, तो आपको लोगों ने ये बोला कि आप जो है बीजेपी IT सेल का काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर समस्या ये है ना कि कैसे इतना विषाक्त जहर कैसे भर रहा है? विकृत मानसिकता है ना कि बिना अध्ययन किए, बिना किसी के बारे में जाने आप उसके बारे में एक राय बना रहे हैं, तो मूर्खों की ये निशानी होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना जर्नलिज्म करना है, क्रिटिसाइज में करूंगा। कमलनाथ की सरकार यहाँ पर है, प्याज यहाँ महंगी, कमलनाथ सरकार है, 1 साल में क्रिटिसाइज मत करो, 5 साल में करना, 1 साल काम करने दो पहले। वो बेवकूफ़ लोग हैं। 5 साल में आप उनको आपको ऐसी झांकी, ऐसा विज्ञापन दिखा दिया जाएगा ना कि फिर आप बेवकूफ़ बन जाओगे। क्वेश्चन पूछने की आदत डेमोक्रेसी में एक हेल्दी प्रैक्टिस है, उसको करना लोग भूल गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं एक लोकतंत्र में जिसके आप नागरिक हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बात आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने को आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात मैं कहूँगा, आप अपनी सिटीजनरी को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा नागरिक अगर आप नहीं हैं, एक करप्ट नागरिक अगर आप हैं, अच्छे देश का निर्माण कैसे देश का निर्माण होगा? बिल्कुल। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के ही पेट्रोल और डीजल की बात कर लें। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आज चलिए मौका आ ही गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पूरे भारत का सबसे महंगा बिकता है। मध्य प्रदेश से ज़्यादा GDP वाले जो राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, अभी महाराष्ट्र की बात कर लें, या हम आंध्रा की बात कर लें, तो इनमें भी इतना प्राइस नहीं है जो हम लोग खरीद रहे हैं। मतलब 82 रुपये का आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 71 रुपये 95 पैसे का आप डीजल खरीदते हैं, यानी 72 रुपये का। सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश का व्यक्ति खरीद रहा है। सरकार
अपना तरफ से ये कहती है कि भाई केंद्र से करवाइए, केंद्र कहता है राज्य से करवाइए, लेकिन सबसे महंगा हम लोग पेट्रोल और डीजल खरीदते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है महंगाई के बढ़ने का, और जो खुदरा व्यापार में जो हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका बहुत साधारण सी उसकी एक कारण है। उसका कारण ये है कि देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जो किसी भी सेक्टर में, मार्केटिंग के किसी भी सेक्टर में सबसे बड़ा काम जो होता है वो होती है सप्लाई। सप्लाई अच्छा। सप्लाई को कैसे आप इंश्योर करोगे, उसके लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। तो जो किसान या जो प्रोडक्ट आदमी पैदा कर रहा है, किसान लागत लगा रहा है, उसको डीजल से सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, कब पड़ती है? बिल्कुल। उसके पास ट्रैक्टर है तो उसमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। उसके पास अगर उसकी खुद की ट्रॉली है, ट्रक है जिससे वो सामान मंडी लाता है, उसमें डीजल लगता है। डीजल। तो ये जो उसकी लागत वो बढ़ती जा रही है। पहली चीज़, जब लागत उसकी बढ़ रही है तो वो तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, वो तो वहीं का वहीं है। महंगा डीजल खरीद के सस्ते में प्रोडक्ट नहीं भाई, महंगा डीजल खरीद के वो सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है, वो पीस रहा है। लेकिन इससे ऊपर जो लोग हैं जो इसकी ब्लैक मार्केटिंग संभाल रहे हैं, उस ब्लैक मार्केटिंग में वो अपने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ लेते हैं। अगर वो नागपुर से एक ट्रक प्याज अगर भोपाल के क्षेत्र में आसपास में कहीं सीहोर वगैरह में किसी कोल्ड स्टोर में रखवा रहे हैं तो वो उसमें एडेड है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ा दे रहे हो तो आप प्रोडक्ट कैसे सस्ता बेच पाओगे? कहाँ का लॉजिक है? सही बात है भाई, कहाँ का लॉजिक हो सकता है ये? भाई जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, डीजल के रेट बढ़ने से, तो सिंपल सा कारण है कि आपने क्या किया है कि आम आदमी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर इतने बोझ डाल दिए हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर से इतने परेशान, अपने खर्चों से इतने परेशान है कि उनको सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार इसका दूसरा राय ये देती है ना कि भाई हमारे पास जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पैसा नहीं है, पुरानी सरकार जो है खजाना खाली करके गई थी, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। आप जनरल डायर हो जाओगे। वो तो संकल्पित सरकार है, तो भाई बहुत वही तो मैं पूछ संकल्पित। रहा हूं कि आप जनरल डायर हो जाओगे, आप कर लगा दोगे। और मैं तो उसके बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन पढ़ता हूँ ये तो लगान वाला जनसंपर्क जमाना हो गया। के कि सपने हो रहे साकार क्योंकि अब है कमलनाथ सरकार। नहीं तो ये लगान वाला जमाना हो गया ना कि आपके पास पैसा नहीं तो लोगों से पैसा लोगे। जनहितैषी सरकार। जितना आप किसी को इतना आप देखो ना कि आप कितना एलिजिबल बना रहे हो लोगों को, जितना एलिजिबल आदमी है उतना ही ना टैक्स देगा। तो मुख्यमंत्री साहब को इस बारे में आके जानकारी देना चाहिए जनता को। भारत ऐसा देश है भारत ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे कम डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, वो भारत में बसते हैं। डायरेक्ट टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास जीएसटी के फॉर्मेट में है, उसमें भी सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट की जीएसटी अलग अलग है, हर चीज़ पे जीएसटी है। आपने जो स्लैब बनाए हैं जो है 28% तक जो आपका शुरू होता है, 7% से 28% तक, 7% से 28%। तो ये जो स्लैब बनाए हैं उसमें आपने क्या किया है कि बड़े बड़े चीज़ों को, अब ये बताइए कि आपने डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया? डीजल पेट्रोल को नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि आप उसमें 28% से ज्यादा पैसा ले रहे हो, टैक्स जनरेट करते हैं उसमें। 28% से ज्यादा। आप जान लो कि जितनी की लागत सरकार लगाती है उसको पेट्रोल पंप तक लाने के लिए, या कंपनियां, प्राइवेट निजी कंपनियां काम कर रही हैं, रिलायंस पेट्रोलियम वगैरह, जितना लागत लगा रही हैं जितना लागत लग रहा है उतने का 50% टैक्स लिया जा रहा है। बिल्कुल, आपने रिलायंस का जिक्र किया, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वाला कंप्लीट करने मार्केट 50% कैप की जो 50% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। 50%? हाँ, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। इसको आसान भाषा में कैसे समझा जाए? मैं 82 रुपए का पेट्रोल 40 रुपए का पेट्रोल आप 82 रुपए में खरीद रहे हैं। इसको दर्शक नोट कर सकता है, नोट करके माथे पे लिख करके कल कमलनाथ के पास आ सकता है, या केंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं आप। मुख्यमंत्री के, हम तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपके ऊपर अवमानना धारा नहीं लग करवा सकती? दे, कल मैं भी हाईलाइट हो जाऊंगा। चलिए ठीक है। तो ये तमाम चीजें इसलिए आपको बताई जा रही हैं ताकि आप ये प्रोपेगेंडा समझ सके, सवाल करें कि 82 रुपए का पेट्रोल जो बिक रहा है वो 89 रुपए का नहीं आ रहा है, 79 का नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 35 रुपए से 40 रुपया का। सीधी सी बात। और आपके टंकी में आते आते वो 82 का हो जाता है। 82, 90, 100 तक। तो समझिए उसके 35 रुपए से 82 होने की कहानी, और बाकी मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है।